everyone, I am Shashank Shekhar Pandey and currently I am pursuing my MCA from NIT Trichy. And today we have Manish Upadhyay and he has secured a decent rank of 101 in NIMSET 2021. So let's introduce himself. So Manish, introduction अपना दे सकते हो? Hi Shashank, hello everyone. This is Manish Upadhyay. I secured All India rank 101 and I did my BCA from National PG College Lucknow और साथ ही साथ मैंने अपनी निमसेट प्रिपरेशन INPS क्लासेस से करी. Okay. So Manish and everyone, today हम लोग एक छोटा सा कन्वर्सेशन रखेंगे और मनीष अपना स्ट्रेटेजी बताएगा और एक्सपीरियंस कैसा रहा इसका INPS में. So I have a questionnaire for him. My first question to him is when you have joined INPS and how you come to know about INPS classes. INPS कब join करी तुमने और कैसे पता चला INPS के बारे में? हाँ, तो मैंने INPS क्लासेस लास्ट ईयर 2020 में ज्वाइन करी थी. मेरा BCA का फाइनल ईयर शुरू होने वाला था तो उसी टाइम मैंने ज्वाइन किया. मैंने BCA से पहले एक बार न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल देखा था INPS क्लासेस का ही, तो मुझे तब पता चला उसमें कि NITs में MCA भी कंडक्ट होता है. तो उस टाइम मुझे वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी, तो वो मैंने बहुत अर्ली अपना माइंड मेकअप कर लिया था कि BCA के बाद मुझे MCA करना है, निमसेट प्रिपरेशन करनी है, तो मैंने पहले ही प्लान कर लिया था. ओके मनीष, तो INPS तुम्हें न्यूज़पेपर से पता चला और तुमने BCA सेकेंड ईयर में अपनी कोचिंग ज्वाइन करी थी, राइट? हाँ, फाइनल ईयर स्टार्ट होने वाला था ओके ओके सेकेंड ईयर के एंड में. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू मनीष इज स्टडिंग ऑनलाइन. जैसे इस बार पैंडेमिक सिचुएशन थी तो ऑफलाइन क्लासेस तो हो नहीं पाए थे, तो ऑनलाइन स्टडी कैसी थी और ऑफलाइन क्लासेस से वो कैसे डिफरेंट हो रही थी और एक्सपीरियंस कैसा रहा तुम्हारा ऑनलाइन स्टडीज से? ओके, एक्चुअली मैंने जब ज्वाइन किया था तब ऑफलाइन क्लासेस थी और कुछ टाइम के बाद वो पेंडेमिक स्टार्ट होने के बाद वो ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट हो गई. तो मैंने दोनों ही मोड्स एक्सपीरियंस किए हैं. तो पर्सनली जब ऑफलाइन मोड था तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम कोचिंग में स्पेंड करते थे, तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन बहुत अच्छा मेंटेन हो गया था और डिस्ट्रैक्शंस भी कम थे, तो फोकस बहुत अच्छा था. उसके बाद अब पेंडेमिक सिचुएशन के बाद मोड ऑनलाइन हो गया था, तो हम लोग घर से ही पढ़ रहे थे. तो ऑनलाइन मोड के भी अपने बेनिफिट्स थे उसमें. टाइम काफ़ी बच रहा था हमारा कोचिंग आना जाना वगैरह, और चीज़ें भी काफ़ी इजी हो गई थी. रिवीजन वगैरह, सर का मटेरियल, रिकॉर्डेड वीडियोस बहुत हेल्पफुल थे, तो रिवीजन के लिए वो बहुत हेल्पफुल था. बाकी टेस्ट वगैरह एनालिसिस उसमें ऑनलाइन मोड में काफ़ी फास्ट हो गया था, तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. ओके. सो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि मनीष ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का एक्सपीरियंस ले रखा है और उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों आप लोगों को पता चल गए. तो थैंक यू मनीष. नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारे लिए है वो हमारे पास है कि टीचिंग पैटर्न और स्टडिंग इन्वायरमेंट जो कि काफ़ी मायने रखता है किसी भी इंस्टीट्यूट या कोचिंग में, वो INPS में कैसा मिला तुम्हें और गाइडेंस एंड द वे योर टीचर मेंटोर्ड यू, हाउ वाज इट एट INPS? पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का टीचिंग एनवायरनमेंट. सर बेसिकली बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, तो काफ़ी टाइम हमने 1-2 मंथ अराउंड बेसिक्स पे ही काम किया था, तो जिससे कि बेसिक्स बहुत अच्छे क्लियर हो गए थे. उसके बाद इवन टफ क्वेश्चंस भी वो बेसिक्स के वजह से वो ब्रेक डाउन हो जाते थे, तो बहुत चीज़ें समझ आने लगी थी और बहुत सिंपल वे में सर समझाते थे, तो बहुत अच्छा समझ आता था. तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ के टीचिंग एनवायरनमेंट. और डाउट्स वगैरह कभी भी कुछ भी होता था तो सर हमेशा अवेलेबल रहते थे, तो कोई भी प्रॉब्लम होती थी हम सर से बात करते थे. तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहा और मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा INPS क्लासेस में. ओके. सो INPS में मनीष का लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़िया था और गाइडेंस भी अच्छी थी. या सेम फॉलोड विथ मी लाइक when I joined INPS, I was very grateful that a good teacher was there and he took personal care of each and every student. What I found, it's unique from other institutes. So ये काफ़ी अच्छा है यहाँ का. So next question जो हमारे पास है
जो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है जो सारे एस्पिरेंट्स तुमसे भी पूछते होंगे और काफ़ी लोगों से पूछते हैं कि कौन सी बुक भैया आपने फॉलो की, भैया आपने कौन सी बुक फॉलो की, आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे, और मैथ्स के लिए क्या बुक सॉल्व की, रीजनिंग के लिए क्या की, तो वो बता सकते हो तुम हमें। ओके। तो मेन हमें जो इंस्टीट्यूट से स्टडी मटेरियल मिलता था वो काफ़ी बेटर वे में डिज़ाइंड है। उसमें जितने भी क्वेश्चंस थे काफ़ी स्टैंडर्ड थे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्टडी मटेरियल तो कम्प्लीटली फॉलो करते थे, बट मतलब न्यू एस्पिरेंट्स के लिए अगर एक्स्ट्रा बुक्स ना भी लगाए तो वो भी सफिशिएंट होता है सिलेक्शन के लिए। या बट एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस वगैरह के लिए या और प्रैक्टिस के लिए हम एक्स्ट्रा बुक्स आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस कर लेते थे। वो हमेशा तो नहीं, हर चैप्टर के लिए नहीं पॉसिबल नहीं होता था, बट हम उसको डाउट्स उसके लिए सॉल्व करते थे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। बाकी रीजनिंग वगैरह के लिए भी हम बुक लगाते थे। एक सेंगेज पब्लिकेशंस की क्वांट्स एंड रीजनिंग बुक है, तो हम उसको प्रैक्टिस करते थे। और इंग्लिश कंप्यूटर एज सच बुक्स से तो नहीं पढ़ा, लेकिन क्लासेस होती थी वीकेंड्स में, तो उससे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते थे। तो मैथ्स और रीजनिंग पे काफ़ी फोकस किया और साथ ही साथ कंप्यूटर और इंग्लिश को भी ध्यान दिया। ओके। सो मनीष ने काफ़ी बुक सॉल्व नहीं की थी, लेकिन जो करी थी उसे अच्छे से करा उसने, टॉपिक वाइज जो इसकी टॉपिक वीक थी उसने सारा सॉल्व करा है। सो और कोचिंग मटेरियल भी इन्होंने सॉल्व की है काफ़ी, तो मतलब क्वेश्चन कहीं से भी सॉल्व करो, अच्छे क्वेश्चंस होने चाहिए और प्रैक्टिस में होना ज़रूरी है इन्हें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा, वो है कि हाउ यू मैनेज योर कॉलेज स्टडी विद निमसेट प्रिपरेशन। ये भी काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है जो अपियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए, कि कॉलेज प्रिपरेशन भैया कैसे मैनेज करें साथ में, और असाइनमेंट देना है कॉलेज का, साथ में कोचिंग में टेस्ट भी चल रहा है मेरा या जो भी है पढ़ना है उसके लिए, तो वो कैसे मैनेज करें, साथ में सेमेस्टर एग्जाम्स आते हैं कॉलेज के और एक मिनिमम थ्रेशोल्ड रखना है 60% और 6.5 CGPA का, तो वो कैसे मैनेज करा था तुमने। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये प्रॉब्लम बहुत होती है, एग्ज़ाम टाइम में बहुत फेस करना होता है। बट जैसे कि मैंने बताया कि मैंने बहुत पहले अपना माइंड मेकअप कर लिया था कि फोकस मेरा निमसेट है, एमसीए करना है। तो ग्रेजुएशन मैंने प्लान किया हुआ था कि इतना इतना करना ज़रूरी है कि जो थ्रेशोल्ड है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद अकॉर्डिंगली मैंने उसी हिसाब से कॉलेज के लिए पढ़ता था। टेस्ट, सेमेस्टर टेस्ट या एंट्रेंस जो भी होते थे, हम उससे पहले एग्ज़ाम 1-2 वीक पहले पढ़ लेते थे। और बहुत ज़्यादा उस पे फ़ोकस नहीं किया। बट हाँ, एग्ज़ाम जब कॉलेज एग्ज़ाम्स होते थे तो डेफ़िनेटली निमसेट प्रिपरेशन थोड़ी उस टाइम कम हो जाती थी, और वो अप डाउन चलता रहता है, बट मैनेज किसी तरह से करना पड़ता है। तो वो मैनेज हो गया था, बट मेन फ़ोकस निमसेट था, इसलिए बहुत ज़्यादा उधर ध्यान नहीं दिया, बट जितना रिक्वायर्ड था उतना उस पे टाइम स्पेंड किया। तो वो मैनेज हो गया था। ओके। सो मनीष की कॉलेज स्टडीज में ज़्यादा प्रॉब्लम आई नहीं, उसने मैनेज कर दिया था। तो इसका ये मतलब है कि कॉलेज स्टडी के साथ साथ भी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ड्रॉप लेना ज़रूरी ही है निमसेट के बाद 1 साल या 2 साल जो भी करना है, कॉलेज स्टडी के साथ भी हम कर सकते हैं, बस हमें मैनेज करना आना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ डिड दिस पैंडेमिक सिचुएशन अफेक्टेड योर स्टडीज। जैसा कि कोविड का सिचुएशन था अभी अप्रैल और मई में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी और तुम लोगों का एग्ज़ाम भी टल टल रहा था, और उसके बाद काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, हो सकता है कोविड पॉजिटिव हो गए हो काफ़ी जान पहचान में लोग, तो उससे भी प्रॉब्लम आ रही थी, पढ़ने में दिक्कत हो जा रही थी, तो वो कैसे मैनेज करा, उसके अप डाउन्स तो आए होंगे पढ़ाई के बीच, तो वो कैसे मैनेज करा वो बता सकते हो हमें। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो कोविड ने डेफ़िनेटली बहुत अफ़ेक्ट किया, हर किसी को किया। तो घर में भी प्रॉब्लम्स आई और एग्ज़ाम भी पोस्टपोन्ड हुआ, तो उससे भी एक नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है माइंड में। बट फिर पढ़ाई थोड़ी उस टाइम पे हल्की अफ़ेक्ट हुई थी, बट फिर क्योंकि सर हमेशा सर टच में रहते थे, क्लासेस रेगुलर रहती थी, तो सर के गाइडेंस में उनने काफ़ी मोटिवेट किया। और क्योंकि ये कोविड सिचुएशन ने हर किसी को अफ़ेक्ट किया, तो कंपटीशन भी उसी तरीके से अफ़ेक्ट होता है। तो सर का मोटिवेशन बहुत हेल्पफुल था उस टाइम पे। और साथ ही साथ मैंने आपकी भी वीडियोज़ देखी थी और सीनियर जिनने भी ये चीज़ें सफ़र करी थी लास्ट ईयर 2020 में भी। तो एक मोटिवेशन भी मिला कि हाँ, एग्ज़ाम तो होगा, भले ही लेट होगा। तो वो फ्लो मेंटेन रहा, थोड़ा बीच में प्रॉब्लम आई बट वो मैनेज हो गया था। तो वो चीज़ हो गई थी। ओके।
सो मैनेज कर लिया मनीष ने काफ़ी अच्छे तरीके से, और सबको करना चाहिए क्योंकि सबके साथ सेम ही प्रॉब्लम थी, क्योंकि इंडिया में पूरे सेम सिचुएशन था। तो एस्पिरेंट्स सेम जिन्होंने पढ़ाई करी उनकी अच्छी रैंक आई, और बीच में ये वक्त ऐसा होता है कि उसमें जो पढ़ा नहीं उसके साथ प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमें पढ़ते रहना चाहिए लास्ट तक भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज मनीष, मॉक टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट जो डेली टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है देना? अगर आप किसी कोचिंग में हो या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो फिर भी आपको मॉक टेस्ट तो देना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। और डेली टॉपिक वाइज टेस्ट वो कितने इंपॉर्टेंट है, उन्हें देना चाहिए नहीं देना चाहिए, वो क्या लगता है? मेरे हिसाब से टेस्ट, डेली टेस्ट और मॉक बहुत इम्पोर्टेंट थे मेरी जर्नी में। तो मुझे तो पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि चैप्टर कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाते थे थ्योरी से, बट उनका एप्लीकेशन वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके टेस्ट दे के, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना टेस्ट देने में भी डिफरेंस है, क्योंकि टेस्ट एक टाइम कंस्ट्रेंट में होता है। तो डेली टेस्ट देना, फिर डेली टेस्ट देने से मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए थे काफ़ी, और उस टाइम ड्यूरेशन में फिक्स देना, उससे मेरा टाइम मैनेजमेंट भी इम्प्रूव हुआ। उसके बाद टेस्ट दे के उनका एनालिसिस से पता चला कि कहाँ मिस्टेक ज़्यादा होती हैं, कहाँ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। तो डेली टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट थे हमारे। मॉर्निंग में, इवनिंग में टेस्ट होते, रेगुलर होते थे। और फिर एग्ज़ाम से कुछ मंथ्स पहले मॉक्स स्टार्ट हो गए थे, तो मॉक्स बहुत इम्पॉर्टेंट थे, क्योंकि मॉक्स से प्रॉपर समझ में आया कि 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। तो मॉक्स बहुत इम्पोर्टेंट थे। इससे समझ आया कि किन क्वेश्चंस में कितना टाइम देना चाहिए, किन क्वेश्चंस को स्किप करना चाहिए। तो मॉक्स भी हर लेवल के हमको प्रोवाइड करे जाते थे, इजी भी थे, डिफ़िकल्ट भी थे, मीडियम भी थे। इजी में ज़्यादा क्वेश्चंस करने होते थे, डिफ़िकल्ट में एक्यूरेसी के साथ-साथ भले ही मैथ्स में कम हो रहे हैं, बट रीज़निंग में बाकी सेक्शंस में हम लोग उस टाइम ज़्यादा कर ले रहे थे। तो वेरिएशंस की वजह से काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी। हर एग्ज़ाम काफ़ी अनएक्सपेक्टेड हो सकता था, ईज़ी भी, डिफ़िकल्ट भी। तो उस तरीके से हम लोग की तैयारी मॉक से ही हुई एक्चुअल में, कि कैसा भी पेपर आए हम हैंडल कर सकते थे। तो बहुत हेल्पफुल था मुझे लगा। राइट। तो मॉक देते वक्त एक प्रॉब्लम आती होगी कि कभी बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है या कभी फ्लक्चुएट कर जाता था, और उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन जो थे वो सिली मिस्टेक्स या कॉन्सेप्ट की कमी के कारण क्वेश्चन गलत हो जाते होंगे, तो उन्हें कैसे कोप अप करते थे और नेक्स्ट मॉक में क्या करें जिससे स्कोर बढ़े, वो कैसे, मतलब क्या स्ट्रेटेजी रहती थी उसके लिए? एग्जैक्टली। तो ये इशू आता है मॉक्स देते टाइम, कि कभी अच्छा हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, या कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के प्रॉब्लम क्वेश्चंस में हमेशा एरर हो रही है। तो मैं एक एनालिसिस करता रहता था, हर मॉक के बाद मैं उसको नोट कर लेता था कि कहाँ पे मैंने मिस्टेक करी है, कहाँ मुझे नेक्स्ट में उसी में इम्प्रूव करना है। तो मैं बस उस पॉइंट्स पे फोकस करता था, और नेक्स्ट मॉक में ये चीज़ ध्यान रखता था कि ये चीज़ रिपीट ना हो, और यही बेटर करता था। मेरा मेन फ़ोकस एक्चुअली में एक्यूरेसी ही था। मैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं करता था, बट जितने करता था कॉन्फिडेंटली उनको करेक्टली करता था। तो ये चीज़ मैंने शुरू से ही स्ट्रैटेजी बना रखी थी, सर ने भी गाइड किया था। तो एक्यूरेसी बहुत इम्पोर्टेंट थी। तो उस चीज़ को मैंने एनालाइज़ करता रहता था अपनी मिस्टेक्स को, और धीरे-धीरे वो इम्प्रूव होती रहीं। तो यही स्ट्रैटेजी थी मेरी पूरे टाइम। ओके। सो मनीष ने जैसा बताया कि मॉक की एनालिसिस काफ़ी ज़रूरी है, उससे स्कोर बूस्टअप होता है। और एक और चीज़ उन्होंने बताई कि टाइम मैनेजमेंट कैसे हम सीखते हैं जब और एग्ज़ाम में जाकर देंगे, जब सीबीटी मोड होता है आजकल एग्ज़ाम, तो जो भी एग्ज़ाम है बीएचयू सीईटी या एमएएच सीईटी और निमसेट, उसमें काफ़ी मदद मिलती है मॉक देने के लिए। सो मनीष नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि स्टडी मटेरियल्स जो कि सर देते थे आईएनपीएस में तुम लोगों को, वो कैसा था? उसका एक्सपीरियंस, मतलब वो क्या वो इनफ था या उसके अलावा भी तुमने कुछ रिफ़र करा, कैसा था वो? मेरे अकॉर्डिंग मुझे स्टडी मटेरियल बेस्ट लगा, क्योंकि उसमें हर चीज़ बिल्कुल स्टैंडर्ड थी, और बहुत ज़्यादा सिंपल वे में एक्सप्लेन थी। तो स्टडी मटेरियल बहुत ही अच्छा था। थ्योरी कॉन्सेप्ट्स उसमें बहुत क्लियर थे, और जो क्वेश्चंस वगैरह उसमें थे वो बिल्कुल स्टैंडर्ड थे। और बहुत ही मतलब उसके अलावा मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि बाकी और मटेरियल की ज़रूरत लगी। और ऑनलाइन में अब तो बहुत ज़्यादा रिकॉर्डेड वीडियोज़ अवेलेबल हैं, तो उससे मेरे काफ़ी कॉन्सेप्ट रिविज़न में बहुत हेल्पफुल था वो सब। और काफ़ी चैप्टर्स थे जो बहुत पहले पढ़े थे, फिर एकदम से टाइम कम है तो वीडियोज़ देख लेता था, तो वो बहुत हेल्पफुल था।
तो मटेरियल मुझे बहुत अच्छा लगा, तो वो काफ़ी हेल्पफुल था मेरे लिए। या राइट, अभी आईएमपीएस के वेबसाइट चैनल पर यूट्यूब काफ़ी रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, तो उससे भी रेफर कर सकते हो आप लोग। और प्लस स्टडी मटेरियल्स तो अच्छे हैं ही, जैसे मनीष ने बताया। सो मनीष, लास्ट क्वेश्चन जो तुम्हारे लिए है वो भी एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है कि टाइम कैसे मैनेज किए भैया आपने। निमसेट देते वक्त जब एग्जाम चल रहा था तो सीबीटी मोड था, पेन पेपर उतना था नहीं, एक रफ सीट मिलती है उसमें करना होता है सब कुछ। तो कैसे टाइम मैनेज करा, जैसे मैथ्स के लिए कितने घंटे, 1 घंटे दिए या 45 मिनट्स दिया या 1 आवर 15 मिनट्स दिया, क्या दिया, और रीजनिंग को कैसे डिवाइड करा, तो वो कैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे हुआ एग्जाम के टाइम पर। तो एक्चुअल एग्ज़ाम के टाइम प्रेशर बहुत होता है एक्चुअल या में। एक प्रॉब्लम तो उस टाइम मैंने फेस करी कि सिस्टम काफ़ी स्लो चल रहे थे, तो उससे भी प्रेशर एक टाइम बढ़ गया था। बट शुरू के वो 5-10 मिनट्स थे जो, फिर उसके बाद चीज़ें नॉर्मल होने लगी। तो मैंने प्लान स्ट्रैटेजी ये थी कि ईज़ी क्वेश्चंस ढूँढने हैं पहले। तो मैंने जब ईज़ी क्वेश्चन मैथ्स से स्टार्ट किया, तो मैंने करीब 10-12 ईज़ी क्वेश्चंस करने के बाद तो प्रेशर काफ़ी रिड्यूस हो चुका था। फिर मैं नॉर्मली जैसे अपने मॉक्स देता था, तो मैं उसको मॉक की तरह ट्रीट करके दे रहा था। तो उससे काफ़ी ज़्यादा मुझे लगा कि प्रेशर मेरा रिड्यूस हो गया था। तो मैंने मैथ्स सेक्शन स्टार्ट किया। मैंने करीब मैथ्स को पहले राउंड में ईज़ी क्वेश्चंस कर रहा था, तो अराउंड 50 मिनट्स में मैंने मैथ्स करा था। उसके बाद मैं रीज़निंग में मूव किया मैंने। तो रीज़निंग भी अराउंड मैंने 30-40 मिनट्स अराउंड दिए होंगे। उसके बाद कंप्यूटर इंग्लिश करीब 15 और 5 मिनट्स इंग्लिश को दिए। उसके बाद थोड़ा 5-10 मिनट्स और बच गए थे, तो मैं वापस से मैथ्स में आया था। तो फिर से जो क्वेश्चंस पहले नहीं हो रहे थे, फिर उनको देखा तो फिर वो भी होने लगे थे। इस बार मुझे लगा कि क्वेश्चंस भी कुछ गलत आए थे एमसेट में, तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। वो क्वेश्चंस काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाते हैं। तो वो चीज़ें मैंने वो लास्ट में छोड़ दिया था, तो वापस सेकंड टर्म में आके मैंने उनको ट्राई किया। ओके। तो वो स्ट्रैटेजी डिपेंड करती है मेरे हिसाब से कि पेपर कैसा है, तो वो थोड़ा चेंज होता है हर बार। या मनीष ने जैसा बोला कि स्ट्रेटेजी एक नहीं रहती कि मैथ्स में कभी 45 किए हैं तो टफ पेपर में भी 45 करना है, या टफ में 30 किए हैं तो इजी में भी 30 करना है, तो ऐसा वो नहीं, वो फ्लेक्सिबल रहता है। तो थैंक यू मनीष फॉर आंसरिंग ऑल माय क्वेश्चंस, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस इंटरव्यू, एंड होप यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग इवेंट्स।